बच्चों, SWR चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका कक्षा 10 के बोर्ड में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है और वो टॉपिक है IUPAC नामकरण। इससे संबंधित बोर्ड में फिक्स है कि 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये है बहुत आसान, लेकिन बच्चों को समझ में ना आने की वजह से वो लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। आइए हम आपको एकदम साधारण भाषा में IUPAC नामकरण समझाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखते समय कुछ निर्धारित क्रम दिए गए हैं। इस क्रम का पालन करके हम लोग खूब आसानी से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। वो क्रम क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले प्रतिस्थापी होता है जिसका नामकरण किया जाता है। उसके बाद कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में रिंग बनता है, उसका नामकरण करते हैं। उसके बाद कार्बन की संख्या का नामकरण करते हैं। उसके बाद आबंध का नाम लिखते हैं और अंत में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाते हैं कि ये प्रतिस्थापी क्या है। आइए समझाते हैं कि प्रतिस्थापी क्या है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रतिस्थापी सामान्यतः दो रूपों में देखे जाते हैं। एक होता है R ग्रुप, एक होता है X ग्रुप। यानी आइए समझते हैं कि ये R ग्रुप क्या होता है। तो एल्किल समूह को R ग्रुप कहते हैं। इस एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है क्या? CH3, C2H5, C3H7, C4H9। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आपका CH3 दिखाई दे तो प्रतिस्थापी में इसका नाम मेथिल लिखते हैं। C2H5 दिखाई दे तो प्रतिस्थापी में इसका नाम एथिल लिखते हैं। C3H7 दिखाई दे तो प्रतिस्थापी में इसका नाम प्रोपिल लिखते हैं और C4H9 दिखाई दे तो इसका प्रतिस्थापी में नाम ब्यूटिल लिखते हैं। उसके बाद ध्यान से समझिएगा कि जो X ग्रुप होता है इसको हैलोजन कहते हैं और ये हैलोजन वर्ग 17 का तत्व होता है और इन तत्वों को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनको याद करने का एक ट्रिक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि आप सभी के घर के में फूफा तो जरूर होंगे। तो इस बार अगर आपके घर फूफा आते हैं तो मेरे ट्रिक के हिसाब से आप उनको बुलाइएगा। क्या? तो आपके घर के जो फूफा है उन्होंने क्या किया कि फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। कहने का अर्थ यह है कि फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। इसका अर्थ यह हुआ कि फूफा से आपका फ्लोरीन होगा, कल से क्लोरीन होगा, ब्रेड से ब्रोमीन होगा, आई से क्या होगा? आयोडीन होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखे तो आपको IUPAC नामकरण करते समय प्रतिस्थापी रूप में इसको फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन को आयोडो कहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है बाबू कि यदि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय आपको प्रतिस्थापी दिखाई दे तो अगर प्रतिस्थापी फ्लोरीन दिखाई देता है तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? फ्लोरो लिखोगे। उसके बाद क्लोरीन दिखाई देता है तो आप क्या लिखोगे? तो क्लोरो लिखोगे। यदि आपको ब्रोमीन दिखाई देता है तो क्या लिखोगे? ब्रोमो लिखोगे।
यदि आपको आयोडीन दिखाई देता है तो आप क्या लिखोगे इसका आईयूपीएसी नाम? आयोडो लिखोगे। यदि प्रतिस्थापी के रूप में CH3 आता है तो इसको आप मेथिल लिखेंगे। यदि आपको C2H5 दिखाई देता है तो आप इसको एथिल लिखोगे। यदि C3H7 दिखाई देता है तो आप इसको प्रोपिल लिखोगे। यदि C4H9 दिखाई देता है तो आप इसको ब्यूटिल लिखोगे। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय यदि प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या ये यौगिक आते हैं तो इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है। फिर उसके बाद आइए बाबू देखते हैं, यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में इस प्रकार का रिंग बन दिखाई दे या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में इस प्रकार के रिंग दिखाई दे या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में इस प्रकार से रिंग दिखाई दे तो इसको हम लोग इनका आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो है साइक्लो। वो शब्द क्या है बाबू? साइक्लो। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में इस प्रकार के रिंग दिखाई देते हैं तो इनका आईयूपीएसी नामकरण करते समय इनके स्थान पर साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए चलते हैं कार्बन परमाणु की संख्या पर। कहने का अर्थ यह है बाबू कि यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या में यदि कार्बन की संख्या कितनी हो जाए? 1, तो इसके लिए लिखते हैं मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं एथ। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं प्रोप। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाए इसके लिए लिखते हैं ब्यूट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो जाए तो इसको लिखते हैं हम लोग पेंट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो जाए तो बेटा इसको लिखते हैं हेक्स। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं हेप्ट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्ट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 हो जाती है तो इसके लिए लिखते हैं नोन। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं डेक। कहने का अर्थ यह है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए मेथ लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए एथ लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए प्रोप लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए ब्यूट लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए पेंट लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो आप हेक्स लिखोगे। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट लिखेंगे। ऐसे ही कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो आप इनका नामकरण इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक अन्य किराएदार के पास जो होता है आबंध। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो आप इसके लिए प्रयोग करेंगे एन का। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो इसके लिए प्रयोग करेंगे आप इन का। और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या? आइन शब्द प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आबंध के संबंध में क्या कहानी समझना है कि यदि आपको एकल बंध दिखाई दे तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे एन का। यदि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे क्या? इन प्रयोग करेंगे। और यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे आइन। इस प्रकार से अब बारी आती है नामकरण समझने की क्रियात्मक समूह का। यानी कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले समझते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो
यदि आपको कार्बनिक यौगिकों के अंदर OH दिखाई दे, क्या दिखाई दे जी? OH, तो ये होता है एल्कोहल ग्रुप। और इसका IUPAC नामकरण करते समय हम लोग इसका IUPAC नाम आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? तो अगर आपको OH कार्बनिक यौगिकों में दिखाई दे तो इसको समझने के लिए हम लोग बोलेंगे दारू की बोतल, बोले तो अल्कोहल। और इस अल्कोहल का IUPAC नामकरण करते समय हम लोग आल शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक अन्य क्रियात्मक समूह है COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण करते समय हम लोग ओइक शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? ओइक शब्द लिखते हैं। इस प्रकार से बहुत से आपको क्रियात्मक समूह दिखाई देंगे, उनका हम लोग नामकरण इसी प्रकार से करते जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उस प्रकार से हम लोग सबको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे